एक घटना और हुई है। 2 दिन से पटना आसपास बिहार में मौसम बड़ा खराब था। कई नेता टेक ऑफ नहीं कर पाए, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाए। तो नीतीश बाबू 74 साल के हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं हो रहे हैं, सड़क मार्ग से चलेंगे। और जहां जहां उनकी सभाएं लगी हुई थी, दोनों दिन उन्होंने करीब करीब 300 किलोमीटर की यात्राएं की। 74 ईयर्स में 300 किलोमीटर की यात्रा सड़क से की। सभा स्थल पर पहुंचे, संबोधित किया, लोगों से मिले, प्रत्याशियों की हौसला अफजाई की, उनके जिताने की लोगों से अपील करी। तेजस्वी यादव पटना में अपनी गाड़ी में बैठे हुए, दूसरी जगह एक कुर्सी पर बैठे हुए, अपने मोबाइल फोन पर जो सभाएं लगी हुई थी, वहां उन सभाओं को मोबाइल फोन के स्पीकर से संबोधित कर रहे थे। और ये एक्सक्यूज दे रहे थे कि चूंकि हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया, मेरा मौसम बहुत ही खराब है, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं आपके पास नहीं पहुंच पा रहा हूं। आप लोग हमें जिताइए, हम आपकी सारी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। तो जितना नॉन सीरियस राहुल गांधी हैं, उससे कहीं ज्यादा नॉन सीरियस तो तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। जब 74 साल के नीतीश जा सकते हैं बाई रोड, तो 35 साल के तेजस्वी क्यों नहीं जा सकते थे? नहीं, कैसे जाएंगे? वो जमीनी नेता है ही नहीं ना। वो जमीनी नेता है नहीं। वो हवा से उड़कर यहां से वहां जाएंगे, वहां से वहां जाएंगे। वो देखो, अपना नीतीश कुमार जो है वो जमीनी नेता है। उम्र से क्या मतलब है? उम्र से क्या मतलब होता नहीं है। आपको जाने की इच्छा होनी चाहिए कि लोग अगर वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए। अपनी सेहत की परवाह ना करते हुए निकल पड़ते हैं, क्योंकि वो जमीनी नेता है। उनको पता है कि मैं तो, मेरे लिए तो कम से कम कार चलने के लिए है, हेलीकॉप्टर नहीं तो क्या हुआ, मैं कार से निकल जाऊंगा। लेकिन 5, 7, 8 किलोमीटर चलते हुए भी, साइकिल पर भी लोग मीटिंग के लिए आए होंगे। अगर 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कोई साइकिल चला के आता है तो उसके पैर में कितना दर्द होगा। अगर वो मुझे सुनने के लिए अपने पैरों का दर्द सह लेता है, तो मुझे तो कार से जाना आराम से हो सकता है ना। तो ये तेजस्वी के दिमाग में आएगा ही नहीं ना। क्यों आएगा? उसको अगर बचपन से, यानी पलने से निकला, वो सीधा हेलीकॉप्टर में या हवाई जहाज में बैठा है। और जमीनी नेता वो होता है जिसके पैर होते हैं। तेजस्वी के पैर है ही नहीं। वो तो आज भी अपने माँ के या पिता के गोद में बैठा है। जमीन पर उतर कर चलने की कोशिश ही नहीं की है ना। होता है तो देखो, एक बात होती है कि आपके बच्चे होते हैं तो हमको बच्चे का वजन ज्यादा बोझ नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम उनको अपने पैरों पर खड़ा हो, इसलिए रोएगा तो भी जमीन पर उतारते हैं और चलना बाध्य कर देते हैं। अगर इनको रेडीमेड, मुझे बोलो कि उम्र 30 की नहीं है, इसको एमएलए बना दिया, 25 की उम्र थी और उसको वो मुख्यमंत्री बना दिया, तो वो गोद से उतरे कब है? तो गोद से नहीं उतरे हैं तो हेलीकॉप्टर या कार की जरूरत उनको लगती है। वो जमीन पर से नहीं जाएंगे, हवा से ही उड़ेंगे। और हवा में वो जो पुराने फिल्म का गाना है ना, आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, तो यही हालत उनकी होगी। यही हालत होगी ना। तो चुनाव के नतीजे उनको पता है कि मौसम खराब है, तो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। कम से कम अपोजिशन लीडर तो बन जाने वाला हूं। तो अगर टांग वगैरह टूटी, हेलीकॉप्टर गिर गया, तो क्या करूंगा? उससे अच्छा है कि भाई मैं मोबाइल से ही भाषण कर देता हूं, आप सुनो। ये हार हार जो है वो स्वीकारने के बाद ही ऐसा आचरण हो जाता है इंसान का। बाहू, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है और जो पिछले 20 साल से चीफ मिनिस्टर है, वो जमीन से जुड़ा हुआ है।
और जो इस चुनाव में उतरने से पहले इस बात के लिए मरा जा रहा था और कांग्रेस पर प्रेशर बना रहा था कि पहले मुझे मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करो, उसकी अप्रोच देखिए। और यही चीजें हैं जो जनता शायद नोटिस करती है कि किसका अप्रोच क्या है, सोच क्या है, कौन पद के लिए मरा जा रहा है और कौन राज्य की जनता की सेवा के लिए तत्पर है, इस उम्र में भी। इच्छा शक्ति का भी यहाँ पर नहीं, सवाल इच्छा आता शक्ति ही। नहीं, आप अनुभव देखो। अब 20 साल हो गए आप बोल रहे हो। अब 20 साल होने के बाद 2005 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद उस समय की जो स्कूल की बच्चियां थी, 12, 13, 14, 20, 15, 16 साल की होगी, उनको उन्होंने साइकिल फ्री में दी थी। बच्चियां स्कूल जाए इसके लिए साइकिल दी थी। वो 12, 13 साल की जो बच्चियां थी वो अब 32, 33 साल की हो गई है। शायद उनके भी बच्चे हो गए होंगे। और उनको वही नीतीश कुमार है जो आज 10,000 रुपए का सब्सिडी दे रहा है, अनुदान दे रहा है। तो वो उम्र में बच्चियां बड़ी हुई तो नीतीश कुमार के निर्णय शक्ति का भी मैच्योरिटी देख रहे हैं कि वो अपनी बच्चियों को बोल सकते हैं, अपने भांजे भतीजों को बोल सकते हैं कि अरे इसी चीफ मिनिस्टर ने शुरुआत में हमको साइकिल दी थी, हम पढ़े लिखे ज्यादा नहीं पढ़े होंगे लेकिन जितने भी पढ़े हैं ये इनकी मेहरबानी है। अब आज बोल रहे हैं कि भाई छोटा मोटा कुछ बिजनेस करो, अपने लिए रोजगार अपना बनाओ, और 10,000 रुपए दे रहे। तो वो जो बच्चियां थी, लड़कियां थी, वो आज गृहिणियां बन गई। और जब उनको ही 10,000 रुपए उसी चीफ मिनिस्टर से मिल रहे तो वो चीफ मिनिस्टरशिप की मैच्योरिटी देख रहे। और राहुल हो या तेजस्वी हो, उनकी इमेच्योरिटी भी देख रहे हैं। तो मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी, उसका कंपैरिजन व्यवहार में होता है। एक बात होती है जमीन का यानी घर का छोटा इंसान जो होता है वो अपनी जिम्मेदारी पर जीना चाहता है, प्रयास करता है, उसके लिए ये कंपैरिजन अपने आप हो जाता है। हम मंडी में जाते हैं तो सब्जी पूछते भाई ये कैसा है, खीरा कितने का है, बैंगन कितने का है, बाजू वाले को पूछते उसका कितना है, 3 लोगों को पूछते, वो कंपैरिजन से हम खरीद लेते कि इसमें क्या फायदे की चीज है। तो जब लोग देखते हैं कि इसने कुछ भी नहीं किया, वो खुद की पढ़ाई नहीं की, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर है जिसने हमको साइकिल दी थी और आज हमको फिर अपने पैरों पर बिजनेस में भी खड़ा करना चाहता है, तो ये आगे चलकर और कुछ कर पाएगा। वो कंपैरिजन होती है। और ये तो हेलीकॉप्टर है रेडी, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा है तो इसका अपने पैरों पर भी भरोसा नहीं है, अपनी कार पर भरोसा नहीं है। ये क्या करेगा? जब चीफ मिनिस्टर बनेगा तो बोलेगा नहीं मौसम खराब है, आज मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता, आज बड़ी बारिश हो रही है, मैं सोच नहीं सकता, ये भी बोल सकता है ना तेजस्वी नाम का चीफ मिनिस्टर। तो ये लोग कंपेयर करते, तुलना करते और तय करते हैं कि हमें किसको चुनना है, किसको सत्ता में लाना है। और इनको पता तक नहीं है जिस ढंग से मैंने, आपको याद होगा कि मैं 3-4 महीनों से बोल रहा हूं आरएसएस ने चुनाव सीरियसली लिया है। और आपको पता नहीं है 20,000 के आसपास लोग आरएसएस के जो पिछले 1.5-2 महीने से मेहनत कर रहे, उनका टारगेट है एक वोटर से कम 2 या 3 बार बात होनी चाहिए। और वो सिर्फ बीजेपी के कैंडिडेट के लिए नहीं काम कर रहे हैं, वो पूरे 243 सीटों के लिए काम कर रहे हैं। जब उम्मीदवार सीट का बंटवारा नहीं होता, उम्मीदवार घोषित नहीं हुए थे, पर्चा नहीं भरा गया था, तब से वो पूरी की पूरी 243 सीटों पर टारगेट करके काम कर रहे हैं। और कैसे है, एक चुनाव क्षेत्र में, एक चुनाव क्षेत्र को 5 हिस्सों में बांटा है। उस एक हिस्से में
फिर 10 ग्रुप होते हैं और 10 ग्रुप में एक एक में 5 ग्रुप, तो एक चुनाव क्षेत्र के लिए कितना डिवीजन हुआ है। और टारगेट क्या है, कम से कम 3 या 5 बार एक एक वोटर से बात होनी चाहिए। और पूरे 243 सीटों पर इनको पता तक नहीं है, ये बैठे थे वोट चोरी का नाटक करते और वो घर तक घुस गए थे। बिल्कुल। और आपने कंपैरिजन की बात की, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आप चर्चा को लेकर के आए हैं। देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार का करीब करीब 40 साल का राजनीतिक जीवन और अनुभव, 40 से भी ज्यादा, 50 के लपेटे में है। और दूसरी तरफ ये तेजस्वी यादव पैराशूट से उतरे और चूंकि लालू की संतान है इसलिए इनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार और चेहरा बना दिया गया। नीतीश कुमार के इतने लंबे राजनीतिक जीवन में उन पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है, जबकि लालू परिवार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। लालू को सजा हो चुकी, रेलवे में लैंड फॉर जॉब वाले मामले में भी, IRCTC वाले मामले में भी चार्जशीट पेश की जा चुकी है, जिसमें पूरा कुनबा इस समय भ्रष्टाचार के आरोपों में की जद में है। एक तरफ नीतीश कुमार है, साफ सुथरा जीवन है, वंशवाद को भी बढ़ावा नहीं दिया है, दूसरी तरफ लालू का परिवार है। कोई किसी तरह का मतलब तुलना ही नहीं है भाऊ। नहीं, तुलना करने की जरूरत नहीं, और भ्रष्टाचार से बाहर आप भी निकलो। देखो, हमारी सोच, यानी जो एकेडमिशियन है, पत्रकार है, यूनिवर्सिटी में बैठे हुए बुद्धिजीवी है या राजनीति का अभ्यास करने वाले, उनके दिमाग में जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार आम इंसान के जिंदगी में नहीं है। वो बोलते हैं चलो ये 200 रुपया रिश्वत लेता है लेकिन काम भी करता है, वो लोगों को भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं लगता। भ्रष्टाचार का फर्क होता है, इन्होंने जमीनें लूटी लोगों की रोजगार देने के बदले में, और रोजगार मिला तक नहीं। अगर समझो नीतीश के मंत्रिमंडल में कोई ऐसा भ्रष्टाचारी होगा लेकिन उसने काम किया होगा, तो लोग बोलेंगे यार काम तो किया है, ठीक है, उसका चार्ज लिया है। तो भ्रष्टाचार के बारे में लोग जब कंपेयर करते हैं तो बुद्धिजीवी जैसा कंपेयर नहीं करते। हमको बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए। नहीं, हमने चावल का बोरा लाया, उसमें ठीक है भाई 50 किलो का बोरा लाया है, उसमें 50 ग्राम शायद क्या बोलते कंकड़ मिले तो उसको हम साफ मानते हैं। हाँ, अगर 50 किलो में 10 किलो कंकड़ है और सिर्फ 50 ग्राम कंकड़ है तो दोनों को भ्रष्ट नहीं माना जाता। तो लोगों का भ्रष्टाचार की तरफ देखने का तरीका बदल गया। आप बोलोगे ये भी भ्रष्ट है। देखो, कोई 4 दाने चने के उठाता है और मुंह में डाल देता है, उसको चोरी नहीं बोलते। हाँ, आप पूरा का पूरा एक पैकेट है चने का, वो उठाओगे तो वो चोरी हो जाती है। लेकिन चने के दुकान पर खड़े हो और वो सींग का दाना वो 2 उठा के मुंह में डाल दिया तो उसको चोरी नहीं मानते लोग। तो वोटर जो है वो कॉमन मैन है, वो जिस ढंग से सोचता है उसी ढंग से सोचकर हमको कंपेयर करना पड़ेगा, और फिर हम देख सकते हैं कि एक अच्छा चल रहा गवर्नमेंट है। ये बहुत बड़ा अच्छा गवर्नमेंट मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं है कि नीतीश की गवर्नमेंट बहुत अच्छी चली है, बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन एक बात है कि मुझे फिल्में बहुत याद आती है। वो गाइड फिल्म थी, उसमें वो देवानंद, वो वहीदा रहमान, अपने पति से उसका झगड़ा हुआ है और वो गुस्से में है, उसका ठंडा हुआ गुस्सा। उसके बाद देवानंद, वो गाइड था, उसको समझाता है कि हमारे बीवी ने ऐसा किया होता तो 2 थप्पड़ रसीद कर देते। तो उस वक्त वहीदा रहमान उस गाइड को बोलती है थप्पड़ मारते लेकिन प्यार भी तो करते। ये जो फर्क है, ये मेरा पति तो मार रहा है, तुम भी अपने पति को मारोगे लेकिन प्यार भी तो करोगे ना, ये प्यार भी नहीं करता। फर्क वो होता है। कॉमन मैन जिस ढंग से सोचता है
उस ढंग से सोचोगे तो वोटर कैसी तुलना करके निर्णय लेता है इसका आपको पता चलेगा, समझ आएगा। तो इसलिए कंपैरिजन तो है ही नहीं, है ही नहीं। लोगों को बार बार वही याद आएगा। मैंने कल एक वीडियो देखा, मुस्लिम बच्चियां थी स्कूल की, तो उनको पूछा तेजस्वी, बोले नहीं हमको स्कूल जाना है, हमको स्कूल जाना है, हमको नीतीश चाहिए, हमको शाम को भी घर से बाहर निकलना है वरना तेजस्वी आ जाएगा तो हमारे पेरेंट्स हमको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। तो वो फर्क है। आम आदमी कैसे कंपेयर करता वो इंपॉर्टेंट होता है। टीवी चैनल पर डिबेट करने वाला बुद्धिजीवी क्या करता है उसको मैं ज्यादा अहमियत नहीं देता।